हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 32nd चैप्टर है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर 32 होगा वो दो लेक्चर में डिवाइडेड होगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। जो टॉपिक्स पेंडिंग रह जाएंगे उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा चैप्टर 32 है वो एम लक्ष्मीकांत का 4th पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर। जो हमारा पार्ट 3rd था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली चीज वही है एम लक्ष्मीकांत की जो पार्ट 4 की बुक है, उसमें बस नाम जो टॉपिक्स है वो सेंट्रल से हट करके अब आके किस पे हम डिस्कस करें, स्टेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसमें गवर्नर के बारे में डिस्कस कर लिया है, चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 30 में हमने गवर्नर के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर 31 में हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था, क्या काम होता है चीफ मिनिस्टर का, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात रखी गई है चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में, और डिफरेंट जो भी पावर्स, फंक्शन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था चैप्टर 31 में रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर। चैप्टर 32 में हम स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की वीडियो हम सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड के बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस क्या क्या है स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के रिगार्डिंग में। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। फिर आर्टिकल 163 क्या कहता है, आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167 एंड आर्टिकल 177 क्या कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में। वो सारी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी डिस्कस करेंगे, जो कि 2003 में किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स रह जाएंगे उसको हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड का मतलब है कि जो स्टेट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर है उसके रिगार्डिंग में क्या उसके बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। एक चीज आपको पता होगा फ्रेंड्स, जब हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो आपको पता होगा कि हमारी कंट्री में क्या है, आपको नॉर्मल सिचुएशंस में फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा, बट इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में 3 टायर की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपको लोकल, पहला है आपको सेंट्रल लेवल पे, दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेवल पे, और तीसरा देखने को मिलेगा लोकल लेवल पे। ये तो 3 टायर की गवर्नमेंट हो गई। और फेडरल सिस्टम इसलिए सेंट्रल लेवल की हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, सबके पावर क्या है सेपरेटेड किए गए। तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या है, फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा। तो उसी के बेस पे जब हम सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट चुन के आते हैं, उसी तरीके से हर एक स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी बाय पीपल के द्वारा ही चुन करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजे जाते हैं, जहां पे हर राज्य अपनी सरकार बनाता है। इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो देखिए, हमारी कंट्री में जो इसका बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या है इंटेंडेड किया गया था प्रोटोफिलियो सिस्टम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। मतलब क्या है इसका, देखिए, जब लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत क्या है प्रोटोफोलियो जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया था। ये आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। किसके बेस पे, जो कि ऑपरेट्स करते हैं बेस ऑन कन्वेंशन सर्विंग एज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में। अगर हम बात करते हैं इस जो कॉन्स्ट्रक्ट है हमारी कंट्री में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिस्टम है वो फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड है एंड आउटलाइन यानी कि आउटलाइन आपको देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में। यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हम सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो ये क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है, क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में। देखिए, अगर हम बात करते हैं केस ऑफ SR चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस जो कि 2001 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रूल लाया गया था कि कोई भी पर्सन यानी कि कोई एक पर्सन ये जजमेंट सुनाया था कि जो व्यक्ति है किसी भी विधायकी यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या है सदस्य नहीं है, उसे निर्वाचित हुए बिना दोबारा नियुक्त
नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसे दोबारा रीअपॉइंटेड नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसा गैर सदस्य अधिनियम यानी कि 6 महीने की अवधि के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है के सदस्य के रूप में वो क्या है, कार्य कर सकता है। ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि किसी भी लेजिस्लेटिव मेंबर जो मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव बॉडी का, उससे दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। बस 6 महीने के लिए वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वो क्या है, काम कर सकता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा केस ऑफ SR चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। फिर बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में बात करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेस पे, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर आपको क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। स्टेट लेवल पे कैसे, क्योंकि बहुत से स्टेट में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल दोनों देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मतलब सॉरी स्टेट काउंसिल एंड स्टेट असेंबली आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमारी कंट्री में क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे कि आप यूनियन टेरिटरी की बात कर लो या अगर हम अपने यूनियंस की बात करते हैं, स्टेट एंड यूनियंस, उसमें भी आपको क्या है, काउंसिल मिनिस्टर देखने को मिलेगा, जिसे लीड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर उसको लीड करता है। और एक्चुअली एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो यानी कि पॉलिटियो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, वो भी किसके पास देखने को मिलेगा, तो जो वहाँ पे जो पार्टीज मेजोरिटी में जीत के आती है उनके पास आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इन स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो फंक्शंस उसी तरीके से करते हैं, सिमिलर जिस तरीके के स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करता है। अगर हम डिटेल की बात करते हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम आर नॉट एग्जैक्टली आउटलाइटेड इन कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल 163 एंड 164 पार्ट 6 प्रोवाइड जनरल फ्रेमवर्क। मतलब क्या है इस लाइन का, देखिए अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिगार्डिंग में बात करते हैं तो उसका एग्जैक्टली आउटलाइनेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 163 एंड 164 के बारे में, आपको इसमें जनरल वे में प्रोवाइड कराया गया है फ्रेमवर्क, यानी कि उनका जो रूपरेखा है, सामान्य रूपरेखा है, वो प्रोवाइड कराया गया है। देखिए हर एक मिनिस्टर अकाउंटेबल रहेगा एक्शंस लेने के लिए, अपने डिपार्टमेंट ऑफिसर्स मस्ट भी एड्रेसेस करेगा, इंक्वायरीज करेगा अबाउट जो भी उनका डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि अफेयर्स ऑफ इन असेंबली के अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर बात करते हैं, रेयरली क्या होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स इज द कैबिनेट। मतलब क्या है इसका, कि इसका देखिए मतलब ये है कि जितने भी जो मंत्री हैं अपने जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं कि कार्य के लिए क्या है, वो जवाबदेही रहेगा, आंसरेबल रहेगा। उसे विधानसभा में अपने विभाग के मामले के बारे में पूछताछ को संबोधित करना हो, यानी कि करना होगा। अगर हम बात करते हैं मंत्री परिषद शायद ही कभी बुलाती है, यह सरकार की जो प्राथमिकता प्रत्येक शक्ति कैबिनेट है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 163 क्या कहता है। देखिए अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 163 की बात करते हैं तो वो फोकस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेटस के रिगार्डिंग में, और आर्टिकल 164 आउटलाइन करता है जो भी मैटर्स है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, टेनवर यानी कि समय काल, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्वालिफिकेशंस, ओथ शपथ कैसा रहेगा, सैलरी, जो भी अलाउंसेस रहेंगे मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग में, तो ये बात रखता है आर्टिकल 164। फिर देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस की बात करते हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो रखे गए हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167 एंड आर्टिकल 177। आर्टिकल 163 में क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके क्या एड है और जो एडवाइस रहेगा गवर्नर को, उसके रिगार्डिंग में बात रखी गई है। आर्टिकल 164 में जो भी अदर प्रोविंसेस है मिनिस्टर के रिगार्डिंग में, उसके बारे में बात रखी गई है। आर्टिकल 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य की जो सरकारी के कार्यकाल का संचालन जो होगा वो बात किस में रखी गई है, आर्टिकल 166 में। आर्टिकल 167 में देखने को मिलेगा जो ड्यूटीज हैं चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड, जो भी उनकी फर्निशिंग है इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नर, मतलब राज्य गवर्नर को जो भी सूचना देने के लिए संबंधित क्या है मुख्यमंत्री का क्या रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये बात आर्टिकल 167 में कही गई है।
आर्टिकल 167 में राइट ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पेक्ट विद द हाउसेस, यानी कि संसद के संबंध में मंत्रियों के पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार रहेंगे, वो आर्टिकल 167 में मेंशन है। आज हम इन्हीं 5 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर आते हैं। तो देखिए, अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये किस में आते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यकारी में आते हैं। हमारी कंट्री के आज के टाइम पे क्या है, आपको 8 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, इसको आप 8 कर लेना। जो दमन द्वीप एंड नागर हवेली था उसको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो आज के टाइम पे आपको 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू बात करते हैं गैजेट ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार, ठीक है, तो जो इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, तो 31 चीफ मिनिस्टर 28 स्टेट के और 3 जो चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे वो आपको यूनियन टेरिटरी के देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में आज के टाइम टोटल कितने चीफ मिनिस्टर हैं, 31 चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 28 चीफ मिनिस्टर तो आपका हो गया स्टेट से, और जो 3 चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको 3 यूनियन टेरिटरी से देखने को मिलेगा, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वाला पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में टोटल कितने चीफ मिनिस्टर, तो ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में टोटल कितने चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो है टोटल 31। 3 यूनियन टेरिटरी से भी हैं, मतलब दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 163 क्या कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर के रिगार्डिंग में। यानी कि आर्टिकल 163 के तहत क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में क्या है, गवर्नर को एडवाइस देता है, और फिर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है। ये सारी चीजें आर्टिकल 163 में मेंशन है। देखिए, बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में, या हम बात करते हैं नेतृत्व में, एक मंत्री परिषद होती है जिसकी जो भूमिका रहती है वो राज्यपाल को अपने कर्तव्य के पालन में सहायता करना, हेल्प करना और सलाह देने का है, सिवाय इसके कि जब गवर्नर को स्वतंत्र रूप से क्या है कार्य करने की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं यदि इसके बारे में कोई भी संदेश है, यानी कि संदेह है कि कोई भी मामला गवर्नर के जो नॉलेज है, विवेक है, विवेक मतलब होता है ज्ञान, एक तरीके से ज्ञान के अंतर्गत आता है या नहीं भी आता है, तो गवर्नर का निर्णय क्या होगा, निर्णायक होगा। एनीथिंग डन बाय द गवर्नर कैन नॉट बी चैलेंज बेस्ड ऑन वेथर द गवर्नर शुड और शुड नॉट हैव एक्टेड एट देयर डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है, यदि गवर्नर द्वारा किए गए किसी भी वर्क को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि राज्यपाल को अपने जो नॉलेज है, विवेक है, विवेक के कार्य कर, यानी कि विवेक से कार्य करना चाहिए या नहीं। ये बात आर्टिकल 163 में मेंशन है। यहाँ पे एडिशनली होगा, ये ए जो यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो जो मिनिस्टर्स हैं, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा गवर्नर को दी गई कोई भी सलाह या किसी भी सलाह को क्या है, किसी भी कोर्ट में जांच का सब्जेक्ट, यानी कि इन्वेस्टिगेशंस का सब्जेक्ट नहीं माना जाता है, नहीं माना गया। तो ये सारी चीजें किस में रखी गई है, हमारा वो आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 164 जो कि अदर प्रोविंस करता है रिगार्डिंग मिनिस्टर। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट हैं, यानी कि इन स्टेट में अगर बात करते हैं जो आदिवासी जो कल्याण के लिए क्या है जिम्मेदार, एक नॉमिनेटेड बात करते हैं, या आप कह सकते हो एक रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्टर है, यानी कि जिम्मेदार एक नामांकित जो मिनिस्टर होना चाहिए। और जो अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, सॉरी शेड्यूल कास्ट
की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट या जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए या अदर वर्क की देखरेख भी वो क्या यानी कि देखरेख भी कर सके। हालांकि अगर बात करते हैं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि 2006 में एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया गया था, 94th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या है कि बाद क्या है, इस बिहार को भी इसमें छूट दे दी गई थी। फिर बात करते हैं जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर के जो विवेक है, नॉलेज पर काम करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो अकाउंटेबल रहेंगे होल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जवाबदेही रहेंगे किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। फिर बात करते हैं इसके आगे, जो आपसे कहा जा समझाने की कोशिश की गई है कि ये समझिए कि यदि कोई भी मिनिस्टर को लगातार 6 महीने तक स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव का सदस्य नहीं रहता है तो वह मंत्री पद से उसे क्या है, हटा दिया जाएगा। ये चीज आप पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल 166 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। मतलब क्या है, किसी भी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो भी एक्शंस हैं या किसी भी राज्य की जो सरकार के द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं, जो सभी कार्य होते हैं, को राज्यपाल के नाम पर ही किया जाता है। जिस तरीके से हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सेंट्रल लेवल पे जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। उसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट पे जो नाम लिया जाता है किसके नाम पे लिया जाता है, गवर्नर के नाम पे एक्शंस या जो भी काम है वो किए जाते हैं। फिर जैसे ही बात करते हैं जो ऑर्डर्स हैं या जो अदर डॉक्यूमेंट है वो सब क्या है, गवर्नर के नाम पे ही लिए जाते हैं। और एक बार प्रमाणित हो जाने के बाद ऐसे आदेश या जो भी डॉक्यूमेंट है कि जो लीगेलेसी है यानी कि जो वैधता है को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि वे राज्यपाल के द्वारा बनाए या निर्धारित नहीं किए गए हैं। अगर हम एडिशनली बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त भी क्या है, जो गवर्नर है स्टेट के गवर्नमेंट के संचालन को, या हम बात करते हैं जो गवर्नर है उसकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इस्टेब्लिंग रूल्स स्ट्रीमलाइन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और जो कि ऑपरेशंस करेंगे या हम डिस्ट्रीब्यूशंस गवर्नमेंट टास्क या जो भी काम है स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग उन्हें जो भी काम दिए गए हैं, या हम बात करते हैं काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, नियमित स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार, यानी कि जिम्मेदारी उन्हें दिया गया है। किसको, तो गवर्नर को देखने को मिलेगा। ये बात सारी बातें किसमें, आर्टिकल 166 में रखी गई है। आर्टिकल 167 की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी रहती है, क्या कर्तव्य रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर की जो ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है राज्य के मामलों में, या हम बात करते हैं जो भी हमारा लेजिस्लेटिव इशू है, या बात करते हैं जो भी डिसीजंस हैं मेड बाय किसके द्वारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं रिगार्डिंग जो कि स्टेट अफेयर्स है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है, तो वो सारी क्या है, आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा, किसका देखने को मिलेगा, चीफ मिनिस्टर्स का देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जो मिनिस्टर है मस्ट भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नर को या एनी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में, एंड जो भी लेजिस्लेशंस अपॉन जो भी उनकी रिक्वेस्टेड रहती है। एडिशनली अगर हम बात करते हैं, आमतौर पे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर मांग करते हैं तो मंत्रियों को किसी भी मंत्री द्वारा तय किए गए, लेकिन अभी तक मंत्री परिषद द्वारा समीक्षा नहीं किया गया है, किसी भी मामले को उनके विचार के लिए क्या है, प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 177 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल जो हमारा 177 कहता है उसमें जितने भी जो मिनिस्टर है उन्हें परमिटेड दिए गए हैं बोलने का, पार्टिसिपेट करने का, जो स्टेट की असेंबली होती है उस सेशंस में, जिसमें हम बात करते हैं काउंसिल यानी कि एंड आल्सो इन द काउंसिल इफ कैपेबल। मतलब क्या है इसका, और यदि लागू हो तो परिषद में भी क्या है, उनके पास अधिकार है, राइट्स है, परमिटेड दिया गया है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें वो भाषण दे सकते हैं। के साथ साथ क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव की किसी भी जो समिति है उसमें बोलने और भाग लेने की उन्हें परमिट दिया गया है, जिसमें वे सदस्य हैं, हालांकि जिसमें वे सदस्य आते हैं। हालांकि मंत्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है।
यहाँ पे बात रखी गई कि मंत्रियों के पास वोट देने का अधिकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में हुआ था। तो इसमें ये कहा गया था कि किसी भी राज्य स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि काउंसिल मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री भी क्या है इसमें शामिल है। जैसे कुल टोटल अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो इसमें जो इसकी संख्या होगी वो कितनी होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। हालांकि जो मुख्यमंत्री सहित क्या है मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कही गई है। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव है का कोई भी सदस्य किसी भी सदन या किसी भी राजनीतिक दल से जो दल बदल के कारण डिस्क्वालीफाई हो गया हो तो मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए वो क्या है, अपॉइंटमेंट होने के लिए इन एलिजिबल माना जाएगा, यानी कि इन एलिजिबल होगा। ये सारी बातें किस में रखी गई है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कही गई। तो फ्रेंड्स आज का हमारा डिस्कशन इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।